हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ एक वन शॉट वांगशियन एफएफ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये स्टोरी शेयर करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। ये स्टोरी किसी की रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये जो स्टोरी है वो किसी की रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। ये स्टोरी मैंने उस लड़की से इंस्पायर होकर लिखी है। मेरे लिए ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं उसके अंदर और इसे वांगशियन स्टोरी के अंदर कन्वर्ट किया है। मुझे बहुत टाइम लगा है। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। और एंड में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, जिसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये एक वन शॉट स्टोरी है, तो इसी के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कहीं भी इसमें कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ कोई हेट कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव हूँ इस स्टोरी को लेके। ये किसी की रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, तो प्लीज़ कोई हेट कमेंट मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। और इस स्टोरी का है जो नेम है वो है वन मिस्टेक चेंज एवरीथिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम फर्स्ट पार्ट जिससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है वी यिंग, जो कि एक 10 ईयर बॉय है। वी यिंग एक ओमेगा है और वो अपनी मॉम और डैड के साथ रहता है। उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं है। उसकी मॉम, उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जहाँ पर वो पहले रहते थे ना, वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉस होने की वजह से उन्हें वो सिटी छोड़कर चाइना शंघाई में आना पड़ा। वहाँ पर उन्होंने एक घर को रेंट पर ले लिया। वहाँ वो रहने लगे। वे यिंग लगभग 2 महीने से वहीं उनके पास ही एक घर और था, जहाँ पर जियांग फैमिली रहती थी। जियांग फैमिली के अंदर जियांग फेंगमियान, मैडम यू और उनके 2 बच्चे यान ली और जियांग चैंग रहते थे। जियांग चैंग एक अल्फा था और यान ली एक ओमेगा थी। ऐसे ही खेलते हुए वी यिंग यानली से मिला। वी यिंग को यानली एज अ सिस्टर लगी। वी यिंग धीरे धीरे उनके साथ बड़ा होने लगा। वी यिंग, जियांग चैंग और यानली हमेशा तीनों साथ साथ बड़े हुए। वी यिंग यानली को अपनी फ्रेंड और अपनी बड़ी सिस्टर की तरह मानता था, और वहीं वी यिंग जियांग चैंग को भी अपने छोटे भाई की तरह ही मानता था। वे यिंग जियांग फैमिली के अंदर बिल्कुल घुल मिल गया था। कोई भी ओकेजन होने पर, बर्थडे पार्टी, वेडिंग, कोई भी जियांग फैमिली के अंदर जो सेलिब्रेशन होता है, और जो भी अगर वी यिंग की फैमिली के अंदर कोई सेलिब्रेशन होता तो वो एक दूसरे को ज़रूर बुलाते। अगर उनकी फैमिली नहीं आती तो वी यिंग वहाँ पर ज़रूर आता। वी यिंग अपने घर में ज़्यादा नहीं रहता था, क्योंकि उसके मॉम और डैड को बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहना पड़ता था। और कुछ टाइम तो ऐसा होता था जब वी यिंग यान ली जियांग चैंग के साथ ही उनके घर में ही सो जाता था और वहीं पर रहता था। वो एक साथ बड़े होने लगे। वी यिंग बहुत खुश था कि उसे एक और फैमिली मिल गई है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसी तरह वो दोनों अब 10 से 15 साल के हो चुके थे। यान ली उनमें से बड़ी थी और वी यिंग और जियांग चैंग लगभग इक्वल एज के ही थे। बस वो 1 महीने ही एक दूसरे से बड़े थे। वी यिंग जियांग चैंग हमेशा लड़ते रहते थे। वी यिंग एक ओमेगा था और जियांग चैंग एक अल्फा था, जिस वजह से जियांग चैंग वी यिंग को बहुत बार चिढ़ाता भी था, उसका मजाक उड़ाता था और वो हमेशा लड़ते रहते थे। सब फैमिली मेम्बर्स उन्हें ऐसे देखकर बहुत खुश थे कि उन्हें एक और बेटा मिल गया है। एक और फैमिली मेम्बर उन्हें मिल गया है। जियांग फैमिली भी बहुत खुश थी और वी फैमिली भी बहुत खुश थी कि अब उन्हें अपने ओमेगा बेटे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से वक्त बीतता गया। वी यिंग और यानली अब 19 साल की हो चुकी थी, जो कि बहुत प्रिटी ओमेगा थी। और वहीं दूसरी तरफ हमारा वी यिंग भी अब 17 साल का हो चुका था, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। वी यिंग ना इतना ब्यूटीफुल था कि कोई भी उसे देखे ना तो उस पर अपना सब कुछ हार जाए। धीरे धीरे टाइम चेंज होने लगा। वी यिंग और जियांग यानली और जियांग चैंग ये तीनों सेम स्कूल में नहीं पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसके डैड ने विंग का एडमिशन कहीं और करवाया था और यान ली और जियांग चैंग दूसरे स्कूल के अंदर पढ़ते थे। लेकिन वी यिंग के आने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी थी। वी यिंग पूरा दिन वहीं पर रहता, वहीं पर खाता। इसके बाद अब वी यिंग और यान ली, जियांग चैंग तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो
एक साथ एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करने वाले हैं। वो तीनों बहुत खुश थे। इसी तरह एक साल उनका कैसे गया पता ही नहीं चला। वो अपनी और अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते थे। काफ़ी टाइम वो बहुत साथ रहते, एक ही जगह एक ही बेड पर सो जाते। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि जैंग चेंग अल्फ़ा था और यान ली और वी यिंग तो एक ओमेगा थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जियांग यान ली वी यिंग को अक्सर अपने पास ही सुला लेती थी और जैंग चेंग उनके पास में सो जाता था। हम ये बात कभी किसी के मन में क्या चल रहा है ये कभी नहीं जान सकते हैं। हम जैसा किसी के बारे में सोचता है, हमें कभी नहीं पता चलता कि वो दूसरा पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और यही वीइंग के साथ भी हुआ था। वीइंग सब चीज़ें बहुत कैजुअली ले रहा था। उसे जियांग चेंग की हरकतें कोई भी अलग नहीं लगती थी क्योंकि जियांग चेंग बहुत डिसेंट था, सबकी केयर करता था, पूरे वर्क को करता था। वीइंग ये देखकर बहुत ज़्यादा जियांग चेंग से है ना, क्या बोलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करता था वीइंग बहुत ज़्यादा जियांग चेंग की। क्योंकि उसने ना बहुत छोटी एज के अंदर ही सब चीज़ों को करना बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो पूरे घर के डॉक्यूमेंट्स हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से करने लगा था। उसे कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। वीइंग इस बात से बहुत इम्प्रेस भी था। हालांकि वीइंग और जैंग चैंग हमेशा लड़ते रहते थे। एक दिन हमारी वीइंग यानली और जैंग चैंग का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम था। यानली, वीइंग और जैंग चैंग तीनों ही अपने एग्ज़ाम देने के लिए एक साथ ही कॉलेज जाया करते थे। उनके लगभग 3 एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके थे। तभी उन्हें एक और न्यूज़ मिलती है कि उनके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वो भी अब बीच में ही होने वाले हैं। ये न्यूज़ मिलते ही तीनों बहुत परेशान हो गए क्योंकि साथ में उनके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम थे और साथ में उनके कंपटीशन एग्ज़ाम भी थे। वीइंग और जियांग यानली बहुत ज़्यादा ही घबरा गए थे कि अब क्या होगा। वो दो दो एग्ज़ाम्स की एक साथ प्रिपरेशन कैसे करेंगी और सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्हें अदर सिटी के अंदर जाकर एग्ज़ाम भी देना है। वी कभी अकेला कहीं नहीं गया था। हर बार जियांग चैंग और यान ली तीनों एक साथ जाते थे। तो विंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। विंग का एग्ज़ाम यानली से पहले था और विंग के साथ ही जियांग चैंग का भी एग्ज़ाम था क्योंकि विंग और जियांग चैंग दोनों सेम सब्जेक्ट से थे, इसीलिए उनका एग्जामिनेशन सेंटर भी बिल्कुल सेम ही था। विंग के पेरेंट्स को ज़्यादा चिंता नहीं हो रही थी क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता था कि जियांग चैंग अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से जानता है और वो विंग को अपने साथ अच्छे से ले जाएगा। इसलिए विंग की फैमिली में से कोई भी एग्ज़ाम के लिए विंग के साथ नहीं गया क्योंकि उन्हें जियांग चैंग पर पूरा ट्रस्ट था कि वो कभी भी विंग के साथ कुछ गलत नहीं करेगा और न ही उसके साथ गलत होने देगा। जियांग चैंग अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हमारा जियांग चैंग बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा था क्या नहीं। अब जियांग चैंग पहले की तरह यानली और विंग से बातें नहीं करता था। जब भी वो एक साथ अकेले बैठे होते थे वो वहाँ से चला जाता था। जियांग चैंग अब ना बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा था। अब उसके अंदर अल्फ़ा होने की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। जियांग चैंग क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा किसी को भी नहीं पता था। और विंग बिना किसी हेजिटेशन के जियांग चैंग के साथ एग्जामिनेशन देने के लिए अकेले जाने के लिए मान जाता है। और विंग आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था। वो जियांग चैंग के साथ बहुत कंफर्टेबल था, इसीलिए वो अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को बिना लिए जियांग चैंग के साथ एग्जामिनेशन देने के लिए जाने के लिए रेडी हो जाता है। विंग बहुत खुश था कि वो पहली बार अकेला जा रहा है ऐसे अदर सिटी के अंदर एग्ज़ाम देने। वो बहुत खुश था। अंदर से घबराहट भी थी कि इतनी दूर जाना क्या ठीक होगा, क्या सब कुछ सही होगा। तो वो दोनों बहुत खुश हो गए थे। जियांग चैंग विंग को आकर बोलता है कि विंग क्या तुम रेडी हो। तो विंग ने कहा कि हाँ बस 2 मिनट, वो नहा कर आ जाए। इसके बाद विंग जल्दी से रेडी हुआ और उसने अपने बैग को लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स को लिया और वो घर से बाहर आ गया। विंग के पेरेंट्स घर पर नहीं थे क्योंकि वो अपने बिजनेस की मीटिंग की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और वो घर नहीं आए थे। तो विंग जियांग चैंग के साथ जाते हुए सबका आशीर्वाद लेता है। अपने मॉम डैड को, आई मीन जियांग चैंग के मॉम डैड को वो हक करता है और उनसे आशीर्वाद भी ले लेता है। इसके बाद जियांग यान विंग को हक करती हैं और बोलती हैं विंग
तुम ज़्यादा चिंता मत करना, सब अच्छे से होगा, ठीक है। तो विंग भी एक स्माइल देता है और वो जैंग चैंग के साथ वहाँ से चला गया। जाते वक्त जैंग चैंग के फादर अंकल फेंग म्यान ने उससे कहा था कि इसका ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जैंग चैंग ने हाँ कहा था कि वो इसे बहुत अच्छे से सेफली घर वापस लेकर आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैंग चैंग हमेशा से ही सब चीज़ों की बहुत ध्यान रखता था, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा बदल गया था। ये बदलाव शायद अंकल फेंग म्यान काफ़ी अच्छे से नोट भी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें चैंग चैंग पर बहुत ट्रस्ट था कि वो विंग के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। इसी ट्रस्ट के साथ विंग की फैमिली ने भी चैंग चैंग को विंग के साथ जाने से नहीं रोका, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन सेंटर भी बिल्कुल सेम ही था। इसके बाद जियांग चैंग और विंग कार में बैठकर अपने एग्जामिनेशन देने के लिए वहाँ से निकल गए। विंग एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर था, दूसरी सिटी के अंदर था, जिस वजह से उन्हें ट्रेन को लेना था। वो एक स्लीपर ट्रेन थी जिसके अंदर आप आराम से सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, आई मीन कंफर्टेबली होकर जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें जाने के लिए पूरा एक दिन लगता, यानी कि उन्हें पूरे 3 दिन लग जाते वहाँ से वापस आने के अंदर और अपना एग्ज़ाम देने के अंदर। इसके अंदर अगर वो ऐसे बैठ कर जाते तो बहुत थक जाते, तो इसीलिए इसीलिए उन्होंने स्लीपर ट्रेन की बुकिंग्स को करवा दिया था। वीइंग और जैंग चैंग दोनों ही स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वीइंग और जैंग चैंग दोनों ही स्टेशन पर बैठे हुए थे। वीइंग थोड़ा घबराया हुआ था, थोड़ा डरा हुआ था, वो पहली बार बिना फैमिली के ऐसे कहीं जा रहा था अकेले। इसके बाद वो वहीं पर काफ़ी टाइम तक बैठे हुए, तभी उन्हें ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। वीइंग और जैंग चैंग दोनों वहाँ से खड़े हो गए। उन्होंने अपना सीट नंबर चेक किया और वो सीट पर जाकर बैठ गए। वीइंग जैंग चैंग के साथ कंफर्टेबल था क्योंकि वो बचपन से एक साथ रहे थे, इसीलिए उसे कुछ भी चीज़ें अजीब नहीं लगी। वीइंग जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। वीइंग नाइट बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, उसे थोड़ी नींद भी आ रही थी, इसीलिए वीइंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और जो ट्रेन थी वो काफ़ी ठंडी हो चुकी थी नाइट के अंदर। ये उनकी प्राइवेसी के लिए है, क्योंकि ट्रेन के अंदर हर तरह के लोग सफ़र करते हैं, वो बहुत थक जाते हैं, इसलिए वहाँ पर पर्दे लगाए गए थे ताकि उन्हें बंद करने के बाद कोई भी किसी को नहीं देख सकता है। वीइंग आराम से अपनी जगह सीट पर बैठकर अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करता है। लगभग 3 घंटे ट्रैवल के बाद वीइंग की आंख खुलती है। वीइंग पास में देखता है कि जैंग चैंग अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और आंखों को बंद कर रखा था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैंग चैंग को नींद नहीं आ रही थी। वीइंग ने अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया और वो फिर से सोने की कोशिश करता है। वीइंग की आदत थी कि उसे जल्दी ही नींद नहीं आती है। अगर वो अपने घर पर होता तो इस वक्त वो फ़ोन चला रहा होता, फ़ोन के अंदर अपनी फ्रेंड से बातें कर रहा होता, लेकिन अभी वो ट्रेन के अंदर था, जिस वजह से कहीं सिग्नल था और कहीं सिग्नल नहीं था। इस वजह से बीइंग अपने फ़ोन को भी यूज़ नहीं कर सकता था, जिस वजह से बीइंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। उसने बस ऐसे ही अपनी आंखों को बंद कर रखा था। इसके बाद बीइंग को अपना हेड उसे फील हुआ कि उसने किसी चीज़ पर रख दिया है। जब उसने थोड़ी सी आइज़ को ओपन किया तो उसने साइड में देखा, जैंग चैंग ने अपने जो शोल्डर है उसको विंग की ओर कर लिया था और जैंग चैंग विंग की तरफ आ गया था। वो अपनी सीट के साइड में आ चुका था, जिससे विंग ने अपने हेड को जैंग चैंग के कंधे पर रख लिया था। विंग को ये कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि नींद के वक्त हम ऐसा कर देते हैं, जो हमारे पास में होता है हम उसके शोल्डर पर अपने कंधों को रख लेते हैं, आई मीन अपने सिर को रख लेते हैं। इसके बाद विंग को ये चीज़ अजीब नहीं लगी। विंग अपनी आंखों को बंद करता है और इसी तरह जैंग चैंग के कंधे पर सिर रखकर अपनी आंखों को बंद किए रखता है और सोने की कोशिश करता है। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही रहता है। इसके बाद विंग को कुछ अलग सी चीज़ फील होती है। जब विंग ने आंखों को थोड़ा सा ओपन किया, क्योंकि विंग अभी सोया नहीं था, तब उसने नीचे की ओर देखा। जैंग चैंग ने विंग का हाथ पकड़कर अपने हाथ के अराउंड कर लिया था, यानी कि उसके हाथ को अपने हाथ के अंदर ले लिया था, जिससे कि हम उसके हाथ को अच्छे से पकड़ सकें। विंग को ये भी अजीब नहीं लगा, वो अपनी आंखों को बंद किए हुए चुपचाप ऐसे ही लेटा रहता है। विंग को ये भी अजीब नहीं लगा। इसके बाद जैंग चैंग ने अपने फेस को विंग की ओर कर लिया
वी यिंग चुपचाप आंखों को बंद किए हुए सोने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद चैंग चैंग ने अपने हाथ को धीरे धीरे वी यिंग के स्टमक की ओर ले जाना शुरू किया। चैंग चैंग ने वी यिंग के स्टमक पर अपने हाथ को रखा। वी यिंग ने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो इसी तरह सोते हैं घर के अंदर, तो उन्हें कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगा। धीरे धीरे चैंग चैंग ने अपने हाथ को वी यिंग के स्टमक पर सहलाना शुरू कर दिया। वी यिंग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने माइंड नहीं किया। इसके बाद चैंग चैंग ने वी यिंग ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उसके अंदर अपने हाथ को लेकर चला गया। वी यिंग ने जब ये देखा तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा। वी यिंग अपने मन में सोचता है, चैंग चैंग ये क्या कर रहा है, चैंग चैंग प्लीज क्या कर रहे हो तुम। चैंग चैंग न जाने किस अलग दुनिया में था। चैंग चैंग वी यिंग के पूरे स्टमक पर अपने हाथ को सहला रहा था, उसे टच कर रहा था। वी यिंग को ये बहुत अजीब लग रहा था। वी यिंग अपनी आंखों को बिल्कुल भी ओपन नहीं करता। वो पता नहीं क्या सोच रहा था। वी यिंग बहुत डर गया था इस चीज़ की वजह से। वी यिंग के साथ पहली बार कोई ऐसे कर रहा था। वी यिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चैंग चैंग ये सब क्या कर रहा है। इसके बाद चैंग चैंग ने अपने हाथ को थोड़ा और ऊपर किया और उसने वी यिंग के निपल्स पर टच करना शुरू किया। ये देखकर तो वी यिंग के आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वी यिंग अपनी आंखों को बंद किए हुए बस चैंग चैंग की उस हाथ को अपने निपल्स पर फील कर रहा था। वी यिंग को ये बहुत अजीब लग रहा था। वो चाहकर भी अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर रहा था। इसके बाद चैंग चैंग ने वी यिंग के पूरे टी शर्ट को ऊपर कर दिया और अपने टंग से वी यिंग के निपल्स को वो टच करने लगा। जब वी यिंग को अपने निपल्स पर किसी के लिप्स फील हुए तो उसके अंदर तक रूह तक कांप गई। वी यिंग चुपचाप आंखें बंद किए हुए बस वहीं ऐसे ही लेटा रहा। वी यिंग कुछ समझ नहीं रहा था। वो फ्रीज हो चुका था कि ये क्या हो रहा है। उसके कुछ टाइम तक चैंग चैंग इसी तरह वी यिंग को उसकी पूरी बॉडी पर उसे टच करने लगता है। वी यिंग के पैर मुड़े हुए थे। इसके बाद चैंग चैंग ने अपने हाथ को वी यिंग ने जो पैंट पहनी हुई थी उसके ऊपर फहराना शुरू किया। वी यिंग अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चैंग चैंग को रोक सके। और क्या करता वो। कभी जिस इंसान से हम उम्मीद नहीं करते वो अगर हमारे साथ ऐसा करे तो हम नहीं कर पाते हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ा शौक था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब कर रहा है। चैंग चैंग ने धीरे धीरे वी यिंग के पैंट के अंदर अपने हाथ को डाल दिया। वी यिंग ये देख कर तो और भी ज़्यादा डर गया। चैंग चैंग उसे पैंट के अंदर से उसके लोअर पार्ट को टच कर रहा था, जिसे वी यिंग बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा था। इसके बाद उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से चैंग चैंग ने वी यिंग को फिर से उसी पोजीशन में लेटा दिया और उसके टी शर्ट को भी नीचे कर दिया और उससे दूर हो गया थोड़ा। जब चैंग चैंग ने पर्दों को साइड किया तो उसने देखा वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था। उसके साथ दो लेडीज़ पुलिस और थीं। वो कहीं सफ़र के लिए जा रहे थे। चैंग चैंग उन्हें देखकर थोड़ा डर गया था, इसलिए उसने फिर से उन पर्दों को बंद नहीं किया और वो इसी तरह वी यिंग के शोल्डर पर सिर रखकर सो गया। चैंग चैंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। जब भी वो पुलिसमैन अपने आइज़ को थोड़ा साइड करता, चैंग चैंग वी यिंग को टच करने की कोशिश करता और वी यिंग बस यही प्रे कर रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था अपनी आइज़ को थोड़ा सा ओपन करके कि पर्दा खुला हुआ है और बाहर एक पुलिसमैन बैठा हुआ है। वी यिंग अपने मन के अंदर यह उम्मीद कर रहा था कि वो प्लीज़ वो यहाँ से न जाए और चैंग चैंग कुछ भी ऐसी हरकतें न करे। वी यिंग बहुत मुश्किल से ही अपने आप को रोक पा रहा था। वी यिंग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आइज़ को ओपन करे और कुछ करे। वी यिंग के अंदर हिम्मत थी ही नहीं। इसके बाद चैंग चैंग भी ऐसे ही सो जाता है। लगभग 3 घंटे ट्रैवल के बाद ट्रेन रुक गई। जब चैंग चैंग ने विंग से कहा कि विंग हमारा स्पॉट आ गया है तो हमें उतरना होगा, विंग अपने सिर को हमें हिलाता है और वो अपने बैग को लेता है और ट्रेन से नीचे उतर जाता है। विंग के माइंड से वो सब बातें नहीं निकल रही थी, किस तरह चैंग चैंग उसे टच कर रहा था। विंग को ये बहुत अजीब फील करा रहा था। इसके बाद चैंग चैंग और विंग एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं, क्योंकि विंग को चैंग चैंग से बात करने में भी अजीब लग रहा था। इसके बाद
जैंग चैंग और वी यिंग अपने एग्ज़ाम सेंटर को ढूंढ लेते हैं और वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। एग्ज़ाम उनका 3 घंटे बाद होने वाला था। वी यिंग उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहा था कि किस तरह वो उसे टच कर रहा था। वी यिंग कुछ भी नहीं कर सकता था, बस वो सब चीज़ें सोचने के अलावा कैसे तैसे वो 3 घंटे वहाँ बिता देते हैं। जैंग चैंग बार बार वी यिंग की ओर ही देख रहा था। इसके बाद जैंग चैंग और वी यिंग दोनों ही अपना एग्ज़ाम देने के लिए अंदर चले गए। लगभग 3 घंटे बाद उनका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। वी यिंग का एग्ज़ाम पर कोई ध्यान नहीं था। उसके माइंड के अंदर बार बार यही सब चीज़ें घूम रही थी कि किस तरह, क्यों क्यों ये सब किया उसने। वी यिंग बहुत परेशान हो रहा था। उसका एग्ज़ाम पर भी कोई ध्यान नहीं था। इसके बाद वी यिंग अपना एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ जाता है। वी यिंग अभी भी उन्हीं सब बातों को सोच सोच कर परेशान हो रहा था। इसके बाद उनकी नाइट ट्रेन थी जो कि एग्ज़ाम के 3 घंटे बाद ही उन्हें वापस मिलने वाली थी। वी यिंग वहीं जाकर बैठ गया जहाँ वो पहले बैठे हुए थे। चेंग चेंग वी यिंग से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वी यिंग का चेंग चेंग की बातों पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। वो तो वही सब बातें सोचने में बिजी था। फिर उसने सोचा कि नहीं, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं, चेंग चेंग ऐसा नहीं कर सकता। विंग ने फिर अपने आप को समझाया और वो उससे बात करने के लिए अपने मन को मना लेता है और वो चेंग चेंग से बातें करने लगता है। इसके बाद उनके ट्रेन का टाइम हो जाता है। वी यिंग फिर से अपने आप को समझाता है और वो चेंग चेंग के साथ ट्रेन के अंदर बैठ गया। वी यिंग चेंग चेंग के पास वाली सीट पर बैठा हुआ था। इस बार चेंग चेंग ने स्लीपर बुकिंग की थी जिसके अंदर वो अच्छे से सो भी सकते थे। वी यिंग ये देखकर थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि अब ये बिल्कुल प्राइवेट था। एकदम डोर बंद हो जाने की वजह से कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। बाहर कांच लगे हुए थे जिससे बहुत ब्यूटीफुल सिटी दिख रही थी। वी यिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है कुछ देर अपने फ़ोन को चलाने के बाद। वी यिंग चेंग चेंग से अब कोई बातें नहीं करना चाहता था। वी यिंग बहुत डर रहा था कि चेंग चेंग पहले की तरह फिर से वो सब करना शुरू ना कर दे। वी यिंग बहुत डर गया था और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था क्योंकि वो चेंग चेंग को अपने साथ इस कंडीशन में नहीं देखना चाहता था। उसके बाद काफ़ी टाइम बीतने के बाद फिर से चेंग चेंग ने विंग से कहा कि वी यिंग, मुझे बिना तकिए के नींद नहीं आएगी तो मैं क्या करूं। तो वी यिंग ने बिल्कुल ही फ्रीली उसे कहा कि वो क्या करे। अगर उसे तकिए के बिना नींद नहीं आएगी, चुपचाप उधर अपने मुंह को करो और सो जाओ। ये बोलकर वी यिंग ने फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया। चेंग चेंग विंग की ओर ही देख रहा था। आधे घंटे के बाद फिर से चेंग चेंग ने वी यिंग के वेस्ट पर अपने हाथ को रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। वी यिंग को बहुत अजीब लगने लगा। वी यिंग फिर से डरने लगा कि अब क्या होगा। ये तो चैम्बर बिल्कुल बंद है, वो अब यहाँ कोई नहीं आ सकता। वी यिंग अंदर से बहुत ज़्यादा डरने लगा था कि अब क्या होगा। इसके बाद चेंग चेंग ने वी यिंग के फेस पर अपने हाथ को रखा और उसे वहाँ से हिलाने लगा। वी यिंग अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। वो ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहता था और चियांग चैंग वी यिंग को बार बार इसी तरह उसकी फेस पर टच कर रहा था। इसके बाद वी यिंग को अपने लिप्स पर किसी के लिप्स फील होते हैं। ये देखकर तो वी यिंग की सांसें ही रुक गई। जियांग चैंग वी यिंग को किस कर रहा था। वी यिंग ने अपने माउथ को बिल्कुल बंद कर लिया था। वो ये सब चीज़ें फील नहीं करना चाहता था, लेकिन जियांग चैंग बार बार वी यिंग को किस कर रहा था। इसके बाद जियांग चैंग ने वी यिंग के लिप्स को छोड़ दिया। जियांग चैंग वी यिंग के ऊपर आ गया। जियांग चैंग ने वी यिंग ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उसे पूरी तरह से ऊपर कर दिया और उसकी बॉडी पर हर जगह उसे लिप्स से किस करने लगा। वी यिंग बस चुपचाप ये सब डर के मारे चीज़ें सहन कर रहा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। एक इंसान के अंदर हिम्मत टूट जाती है जब कोई आप उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं, अगर वो इंसान आपके साथ ऐसा सब कुछ करे तो आपके अंदर ये सब कहने की या उसे रोकने की हिम्मत रहती ही नहीं है। पता नहीं वी यिंग कब तक जियांग चैंग को इसी तरह बर्दाश्त करता रहा। जियांग चैंग ने वी यिंग के पैंट्स के बटन्स को भी ओपन कर दिया और वो
उसकी पैंट को बिल्कुल नीचे कर देता है और उसे अपने हाथ से वहाँ टच करने लगा। वी ने कसकर अपनी आँखों को बंद कर लिया और वी जो वो जियांग चेंग उसे टच कर रहा था, बस उसे अपनी बॉडी पर बस फ़ील कर रहा था। विंग को बहुत डिस्गस्टिंग फ़ील हो रहा था जब जियांग चेंग उसके साथ ये सब कर रहा था। इसके बाद जियांग चेंग ने अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश की, जिसे देखकर विंग की आंखें बहुत बड़ी-बड़ी हो गईं। विंग बस कैसे भी करके अब जियांग चेंग को खुद से दूर करना चाहता था। उसे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। अगर जियांग चेंग ने आज विंग के साथ ये सब किया, तो हो सकता है विंग इस वजह से प्रेग्नेंट भी हो जाए। अगर ये हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विंग कैसे भी जियांग चेंग को रोकना चाहता था, लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आंखें खोलकर जियांग चेंग को ये बोल सके कि बंद करो, ये सब क्या कर रहे हो तुम। बस वो चुपचाप इसी तरह जियांग चेंग जो करना चाहता था उसे अपने साथ करने देता है। ये कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस अपनी आंखों को कसकर बंद करने के अलावा और अपने हाथों की मुट्ठी को कसने के अलावा बस कुछ नहीं कर रहा था। जियांग चेंग धीरे धीरे विंग के अंदर अपने आप को इंसर्ट करता है और उसके साथ वो धीरे धीरे सेक्स करने लगा। ये देखकर विंग को बहुत पेन होने लगा। उसकी लोअर बॉडी बहुत दर्द कर रही थी जब जियांग चेंग उसके साथ ये सब कर रहा था। विंग 5 मिनट तक अपने साथ ये सब होने देता है, लेकिन इसके बाद विंग ने अपने मन के अंदर अचानक से उसने सोचा कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाता है तो क्या होगा, विंग के ड्रीम्स सब बर्बाद हो जाएगा। विंग ने बहुत हिम्मत करके जब उसे पहुंचता ही अपने लोअर पार्ट के अंदर पेन होने लगा, तो उसने जियांग चेंग को अपने ऊपर से दूर किया और कहा, जियांग चेंग क्या कर रहे हो तुम, प्लीज बंद करो ये सब। जियांग चेंग ने विंग की ओर देखा और विंग ने जल्दी से अपने क्लोथ्स को ठीक किया और उसने अपने पैंट को भी वापस से बंद कर लिया और वो वहीं चुपचाप बैठकर अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। जियांग चेंग विंग की ओर ही देख रहा था। इसके बाद जियांग चेंग ने फिर से विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया और कहा कि क्या मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम इतनी जल्दी सो कैसे सकते हो जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। अगर तुम जागते हुए भी ये सब सह रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम ये चाहते हो। ये सुनकर तो ना विंग को ना ऐसा मन कर रहा था कि वो जियांग चेंग को ना एक स्लैप लगा दे। ये बोल कर ना विंग ना जियांग चेंग से बस इतना ही बोलता है कि चुपचाप अपने फेस को साइड को और सो जाओ, प्लीज मुझे कुछ देर शांत होने के लिए टाइम दो। जियांग चेंग ने विंग से उसका फोन लिया और कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो जियांग चेंग ने विंग से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर कर दिया, लेकिन विंग इस वक्त जियांग चेंग से कोई बातें नहीं करना चाहता था। उसने कहा, जियांग चेंग मेरा फ़ोन मुझे वापस दो और चुपचाप सो जाओ, मैं तुमसे इस वक्त बातें नहीं करना चाहता, प्लीज़। जियांग चेंग ने विंग का फ़ोन को साइड में फेंक दिया और अपने फेस को साइड करके वहीं सो गया। विंग अपने फ़ोन को देख रहा था बार बार और वही सब सोच रहा था। विंग को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। उसने अपने माउथ को अच्छे से वाइप किया क्योंकि जियांग चेंग थोड़ी देर पहले उसे किस कर रहा था। उसने पानी पिया और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। जियांग चेंग ने फिर से विंग से बात करने की कोशिश की, लेकिन विंग ने जियांग चेंग से बात करने के लिए मना कर दिया और वो चुपचाप वहीं सो जाता है। इसके बाद विंग को भी न जाने कब नींद आ गई। उसे कुछ देर बाद लगभग 5 घंटे बाद जियांग चेंग ने उठाया और कहा, विंग हमारा स्पॉट आ चुका है, हमें जाना होगा। विंग जल्दी से ट्रेन से बाहर निकल गया और उसने अपने बैग को लिया और रास्ते की ओर जाना शुरू कर दिया। जियांग चेंग ने कहा, विंग रुको, धीरे चलो। विंग ने कहा, मैं धीरे ही चल रहा हूँ, प्लीज़। इसके बाद वो दोनों रास्ते पर चलने लगे। बिल्कुल सुनसान रास्ता था। तभी जियांग चेंग ने अपना फ़ोन निकाला और अपने अंकल को कॉल किया और कहा कि फादर हमें लेने के लिए आ जाइए, हम इस जगह पर हैं। तो अंकल फेंगमियान ने कहा कि ठीक है, वो कुछ देर में ही वहाँ आ जाएंगे। विंग और जियांग चेंग इसी तरह सड़क पर चल रहे थे। विंग जियांग चेंग पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसके माइंड के अंदर वो सब चीज़ें घूम रही थी। उसके माइंड से कितना भी कोशिश करने पर ये बातें नहीं जा रही थी। कुछ टाइम के बाद ही उन्हें अपने सामने एक गाड़ी आकर रुकती हुई दिखाई देती है। जियांग चेंग ने देखा कि उसके फादर हैं, अंकल फेंगमियान। विंग और जियांग चेंग दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। इसके बाद अंकल फेंगमियान ने दोनों से पूछा कि उनका एग्ज़ाम कैसे गया। तो जियांग चेंग और विंग दोनों ने ही कहा कि हाँ, उनका एग्ज़ाम ठीक था। इसके बाद
वी यिंग चैन चैन कुछ टाइम के बाद ही घर पहुंच गई। अंकल फेंगमियान ने कहा कि वी यिंग, तुम्हारे मॉम डैड घर पर नहीं है तो तुम यहीं सो जाओ। लेकिन वी यिंग ने पहली बार वहां सोने के लिए मना कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे घर जाना होगा। अंकल फेंगमियान ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया इस बात पर और वी यिंग अपने घर चला गया। उसने अपने घर के अंदर जाते ही जल्दी से वो अपने रूम के अंदर गया और उसने अपने डोर को बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगा कि मैं इसके अंदर ये कंप्लीट कर दूँगी स्टोरी, लेकिन कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन मुझे एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए सॉरी। और आप लोग इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो। और इसके फाइनल पार्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी, सब लोग प्लीज़ उसका आंसर दीजिएगा। बाय बाय।